Good morning, everyone. We were studying chapter 1 when, where, and how. In this chapter, we have already studied about the new era or medieval period, and we have already seen about the impact of geography on medieval period. Okay, now we are going to study about the new and old terminology, some archaeological sources, and some artifacts. So, our first topic is India new and old terminology. From the beginning of medieval period, India has been known by different names. New and old terminology means what we call India. इंडिया को क्या बोला जाता था एट द टाइम ऑफ medieval पीरियड. सो बहुत सारे नेम थे, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे, फ्रॉम आर्यव्रत टू हिंदुस्तान. आर्यव्रत भी इंडिया को बोला जाता था एंड हिंदुस्तान भी इंडिया को बोला जाता था. इंडिया गॉट इट्स नेम हिंदुस्तान बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर. इंडिया क्यों बोला जाता था? बिकॉज जो लोग रहते थे इंडस रिवर के आसपास, दैट्स वाई it is called as in India. Okay, and it is derived from a Persian word which means same as Sindhu in Sanskrit. जो इंडिया नेम है वो एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिंधु संस्कृत में. हिंद इंडिकेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन पर्शियन एंड अरेबिक. और हिंद क्या है? पर्शियन एंड अरेबिक में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोला जाता है. When the term Hindustan was used in the 13th century by the chronicles Minhaj us Siraj, he means the area of Punjab. जब हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया गया 13th सेंचुरी में बाय मिनहाज उस सिराज, तो उसका मीनिंग था पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, एज दिस लैंड वॉज रूल्ड बाय दिल्ली सुल्तानत. इसे दिल्ली सुल्तानत के थ्रू रूल किया गया था. दैट्स वाई द पंजाब, हरियाणा और जो गंगा एंड यमुना के आसपास वाला एरिया है, ठीक है, दैट वॉज नोन एज हिंदुस्तान. साउथ इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टर्म. इस हिंदुस्तान टर्म में साउथ इंडिया को कंसिडर नहीं किया गया था. वेन बाबर यूज दिस टर्म हिंदुस्तान, ही यूज इन इट इन अ ब्रॉडर सेंस टू इंक्लूड द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जब बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया तो उसका मीनिंग जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से था इंडिया की. ओके, एट दैट टाइम द टर्म डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीनिंग एज इट हैज़ टुडे. उस टाइम पे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत जो भी नेम यूज़ किए जा रहे थे उनका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था. इंडिया इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अ भारत इन द संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर. इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज भारतवर्षम. और संस्कृत में इंडिया को भारत भी बोला जाता है और इसे भारतवर्षम भी बोला जाता है. सो दीज आर ऑल दी न्यू टर्मिनोलॉजीज. ओके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हमें मेडिवल पीरियड के टाइम का जो भी वर्क है वो क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, ये हमें कैसे पता चला? बाय दी सोर्सेज. कौन कौन से सोर्सेज? There are two types of sources. First one is literary and second is archaeological sources. The literary sources of medieval India can be divided into indigenous or writing by the Indian and foreign account. जो लिटरेरी सोर्सेज है उसे हम टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, राइटिंग्स ऑफ इंडियन और राइटिंग्स ऑफ फॉरेनर्स. ओके, manuscript were a very important source of information for this period which stretches from 700 to 1750. मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी मिली हैं इस टाइम की मेडिवल पीरियड की जिसे हम 700 से 1750 तक का पीरियड बताते हैं. बट वन प्रॉब्लम ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इज दैट सिंस दे वर कॉपीड बाय हैंड, चेंजेस इन वर्ड एंड सेंटेंस वर ब्रॉट इन बाय स्क्राइब्स हु कॉपीड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट. Thus, new word, sentence change, the meaning of the original manuscript. This definitely is a problem when we study a manuscript from a historical point of view. अब हमें manuscript तो मिले हैं medieval period के, but problem क्या है? सारे manuscript writers के through copy किए गए हैं, तो कुछ meaning change भी हो सकता है. Okay? Now वी वर स्टडिंग लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है, हमने डिवाइड किया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को टू पार्ट्स में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड second is archaeological sources. So first we are going to study about the literary sources. Literary sources को भी we have further divided Indian account and foreign account. So account of Indian writers we are going to study. In the medieval period, we had all kind of writing by contemporary writers like Babar's Baburnama, Jahangir's Jahangirnama,
fascinating biographies giving the first hand account of their lives and times. हमारे पास medieval period के टाइम की बाबर नामा भी है जिसे बाबर ने लिखा है, एंड जहांगीर नामा भी है जो जहांगीर की है, ठीक है. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर अकाउंट बाय कोर्ट हिस्टोरियंस who were appointed by the ruler to record the event of their rule. कुछ अदर लिटरेरी सोर्सेज भी हैं जिसे हम बोलते हैं कोर्ट हिस्टोरियंस. उन्होंने लिखा है. कोर्ट हिस्टोरियंस क्या होते हैं? जो रूलर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं ताकि उनके कोर्ट में जो भी हो वो सब वो रिकॉर्ड करते जाएं. इनमें से कुछ है अबुल फजल्स अकबरनामा, ए अकबरी, और दिल्ली सुल्तानत के ऊपर लिखा गया है बाय ज़ियाउद्दीन बरानी जिसका टाइटल है तारीख ए फिरुख शाही. ओके. Another type of literary sources are account written by scholars about the kingdom in which they lived. जिसे बोलते हैं हम court chronicles. court chronicles क्या होता है? जो scholars लिखते हैं उनके kingdom में क्या क्या हो रहा है, that is known as court chronicles. For example, रजत रंगिनी by कल्हान is an example of court chronicle. इसके अलावा चंद्रपदई पृथ्वी राज रासो, चंद्रपदई की जो बुक है पृथ्वीराज रासो, दैट इज ऑल्सो कोर्ट क्रॉनिकल which is written which gives an account of the rule of Prithviraj Chauhan. Okay. Many other writing by Indian writer like Firdausi Shahnama, Inayat Khan Shahnama, Minhaj Siraj, Tabaqat e Firoz Shahi are important example of literary account of this period. Beside account of writers, other literary sources include the religious literature. इन कोर्ट क्रॉनिकल्स और इन सब के अलावा हमें क्या मिले हैं? कुछ रिलीजियस लिटरेचर भी मिले हैं जैसे रामायण एंड महाभारत. ओके. These sources tell us about the life and value of people who lived at that time. जो religious sources हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कैसे उस टाइम के लोगों की लाइफ थी, ठीक है, वैल्यूज़ क्या क्या थी, ये सब हमें पता चला है. Now we study about the foreign account. Foreign account are an invaluable source of information about the medieval period because the foreign travelers and scholars who visited India wrote candidly and honestly about what they saw and experienced India. ओके. तो फॉरेन अकाउंट भी क्या है? बिल्कुल ट्रू अकाउंट है बिकॉज फॉरेनर्स ने जो भी यहाँ पे आके फील किया इंडिया के बारे में या जो भी देखा उन्होंने वो सभी अपने सोर्सेज के अंदर, लिटरेरी सोर्सेज के अंदर लिख दिया. ओके. कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन अकाउंट आपको दे रखे हैं जैसे अल बरूनी तहकीक ए हिंद, इब्न बतूताज रिहाला एंड अल मसूदीस, निकोलो कॉन्टीस और थॉमस रॉय, फ्रैंकोइस बर्नियर, डोमिंगो पीस एंड मार्को पोलो. ये सब क्या है? फॉरेन अकाउंट है जो हमें इंडिया के मिडीवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके. Now, apart from these writing, we have a lot of writing by Bhakti and Sufi sons. फॉरेन अकाउंट, इंडियन राइटर्स के जो अकाउंट थे उसके अलावा हमें कुछ राइटिंग्स मिलती हैं जो लिखी हुई हैं भक्ति और सूफी संत ने लिखी है. ओके. इन रिलीजियस लैंग्वेज लाइक बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम. ओके. नेक्स्ट वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, वेपन, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स. ये सारे क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले हैं मिडीवल पीरियड के. ओके. सम ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखे हैं. फर्स्ट इज एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉन्यूमेंट. ठीक है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है दैट इज नोन एज मॉन्यूमेंट. Okay, for example, fort, places, temples, houses and other structure give us a lot of information about the architectural skill, perfection in stone cutting, art of sculptures and brilliance of artists, culture, society and lifestyle of the people. तो जो monuments होते हैं उनसे हमें बहुत सारी information मिलती है about that period. जैसे उनका आर्किटेक्चरल स्किल कैसा था, स्टोन कटिंग में वो कितने परफेक्ट थे, जो स्कल्पचर्स का आर्ट है वो आर्टिस्ट की ब्रिलियंसी क्या है, कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है और लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, ये सब हमें किससे मिलता है? मॉन्यूमेंट से मिलता है. ओके. द कॉइन,
Coin is also important source. The coin were made of gold, silver and copper. उस टाइम पे coins किस किस के बने होते थे? Gold, silver and copper के. They are analyzed and studied to get historical information. उस टाइम के coins को study किया गया and उसका हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन निकाला गया कि किस टाइम के वो पीरियड, किस पीरियड के वो कॉइन थे और क्या क्या इंफॉर्मेशन, लाइक किंग का पिक्चर होता है कॉइन के ऊपर, ईयर लिखा हुआ होता है. ओके, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक. और जो कॉइन की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं. द पर्सन हु स्टडीज दीज कॉइन और न्यूमिस्मैटिक गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ. जो भी पर्सन इस न्यूमिस्मैटिक यानी कि कॉइन को स्टडी करता है उसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट वी हैव द पेंटिंग्स of medieval period such as Mughals, Rajasthanis, miniature and Deccani also give us an interesting insight into palace scenes and hunting expedition and scene from mythology. By studying them we get to know about the customs, traditions, costumes, jewelry etc. of the medieval period. जब हम पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वहाँ का कस्टम्स कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था, कॉस्ट्यूम कैसा वो वेयर करते थे, ज्वेलरी कैसी वो वेयर करते थे. That's all. Okay, now we talk about sculptures and inscriptions. Sculptures of the medieval period were mainly statues of god. Sculptures क्या होते थे? जो स्टैचू होते थे गॉड के, किंग के एंड क्वीन के. ओके, दे वर जनरली मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टोन. वो बेसिकली किससे बने होते थे? ब्रॉन्ज के एंड स्टोन के. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट ऑफ मेडिवल पीरियड. जो स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दी हेयर स्टाइल, क्योंकि किंग, क्वीन और गॉड के स्कल्पचर्स होते हैं तो वो हमें उनकी हेयर स्टाइल, उनके कॉस्ट्यूम और उनके ऑर्नामेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? आर रिटन रिकॉर्ड्स जनरली डीलिंग विद रॉयल ऑर्डर्स और इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशन टू टेम्पल्स and villages and some of those are related to achievements of kings. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे रॉयल ऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे डोनेशन दिया है टेम्पल्स में, विलेजेस में, वो, या फिर जो किंग के अचीवमेंट्स होते हैं उन्हें भी हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. They were engraved on rock, stones, copper plates और temple walls. उन्हें किस किस के ऊपर लिखा जाता है? रॉक्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर और टेम्पल वॉल्स के ऊपर. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इज कॉल्ड एपिग्राफी. जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज एपिग्राफी. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द रोल ऑफ हिस्टोरियंस. A historian's chief responsibility is to examine and interpret all the sources and write an unbiased and systematic historical account. तो हिस्टोरियन का बेसिकली रोल क्या होता है? जो भी हमें स्क्रप्चर्स मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जितने भी सोर्सेज हमें मिले हैं उन सबको स्टडी करना और बिना बायस हुए उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना. दैट इज़ द वर्क ऑफ हिस्टोरियन. ओके, नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ वेरी डेवलपमेंट. जो पीरियड है 700 से लेकर 750 का, दैट मीन्स द मिडिवल पीरियड इज़ अ वेरी डायनामिक पीरियड. उसे बहुत ही ज़्यादा डायनामिक पीरियड बोला गया. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अ रिच वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. ठीक है, न्यू ग्रुप ऑफ पीपल अपीयर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड. उस टाइम पे बहुत सारे लोग भी इंडिया के अंदर आए थे, जैसे टर्क्स, खलेजीज, तुगलक्स, मुगल्स एंड पर्सियन. ये तो बाहर के लोग थे. और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कास्ट बनी हुई थी, या फिर हम बोले जाति थी, या फिर लोगों ने रूल किया था, जो थे राजपूत, मराठा, सिख, जाट. ये सारे इंडिजीनियस पीपल थे, यानी कि इंडिया के अंदर के. ओके, इन अदर एरियाज ऑल्सो देवर न्यू डेवलपमेंट. जैसे फूड आइटम के अंदर पोटैटोज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉर्न को इंट्रोड्यूस किया गया, चिलीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडिया. इसके अलावा सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई. जैसे जो मेजर कास्ट थी और वर्ण थी उसे सब डिवाइडेड कर दिया गया इन जाति और सब कास्ट के अंदर. ओके, इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी हुए थे रिलीजन में, जैसे भक्ति मूवमेंट. ओके, जिसके अंदर दैट गॉड कैन बी रीच थ्रू लव एंड डिवोशन. भक्ति मूवमेंट के अंदर क्या बोला गया था कि लोगों को रिलीजियस
चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट किया गया था कि अगर आप लव एंड डिवोशन रखोगे तो आप गॉड को पा सकते हो, ऐसा बोला गया था. ओके. In this period, the new religion Islam arrived in India in 7th century. इसी पीरियड के अंदर 7th century में इस्लाम भी इंडिया के अंदर आया था. This new religion based itself on the worship of one God. और ये जो पूरा रिलीजन था वो सिर्फ एक ही गॉड की वर्शिप करता था, दैट इज अल्लाह. ठीक है, जिसके उनके अकॉर्डिंग अल्लाह के आगे सब इक्वल है. ओके. The history of this dynamic and even changing period is often described as medieval. तो ये जो डायनामिक और चेंजिंग पीरियड है जिसे हम बोलते हैं medieval period. बट ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 700 से 715 तक, 750 AD तक. ओके. बट उसके बाद भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहे, जैसे 16 से 17 सेंचुरी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए कंपैरिजन टू द 8th एंड 9th सेंचुरी. बट फिर भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला पीरियड किसे बोला जाता है? मिडीवल पीरियड को. ओके. नाउ वी सी द रिव्यू ऑफ द चैप्टर. इसके अंदर हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़े. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. क्लियर? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, क्लोथ्स, वेपन्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स. ठीक है, जिसके बारे में हमें एविडेंस मिलते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया के पीपल का लाइफस्टाइल कैसा था. ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज, उसे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो इंडियन कोर्ट राइटर्स थे उनके लिखे हुए बुक्स और जो सोर्सेज थे वो. इसके अलावा फॉरेन राइटर्स के लिखे हुए सोर्सेज. इसके अलावा कोर्ट क्रॉनिकल्स. इंडियन राइटर्स के अंदर आते हैं रजत रंगिनी. ठीक है. फॉरेन राइटर्स के अंदर आता है तहकीक हिंद बाय अल-बरूनी. और कोर्ट क्रॉनिकल्स के अंदर आता है तबकत ई फिरोज शाही बाय मिनाज उस सिराज. ओके, दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.